हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर जगराज सिंह, बायोलॉजी फैकल्टी। आज हम लोग शुरू करते हैं जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन। उसमें हम पहला चैप्टर पढ़ेंगे, प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। शुरू में एनसीईआरटी के कुछ बातें लिखी हुई हैं प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन के बारे में। उन्होंने लिखा है कि एक मैंगो का प्लांट है, वो हमेशा मैंगो को ही क्यों प्रोड्यूस करता है। एक एलिफेंट का जो होता है वो बेबी एलिफेंट ही क्यों प्रोड्यूस करता है। जो बच्चे होते हैं वो माँ बाप जैसे ही क्यों होते हैं। अक्सर जो बच्चे होते हैं वो बिल्कुल माँ बाप से ही मिला करते हैं, चाहे उनका कलर हो, चाहे हाइट हो, चाहे रंग। जो सिबलिंग्स हैं वो आपस में मैच करते हैं। तो ये सारे कुछ क्वेश्चंस पूछे हैं, फिर एनसीईआरटी कह रही है कि इन सबका आंसर आपको जेनेटिक्स में मिलेगा। उसने कहा कि जेनेटिक्स के दो ब्रांचेस होती हैं, दैट इज वन इज इनहेरिटेंस एंड सेकंड इज वेरिएशन। तो अपन इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे, दैट इज इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। इसलिए चैप्टर का नाम है प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। बेटा पूरे चैप्टर के अंदर हम दो टर्म पढ़ेंगे ढंग से, इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। ठीक है, तो देखो इनहेरिटेंस होता क्या है। एक्चुअली में इनहेरिटेंस वर्ड जो आया है वो ईयर से आया है। ईयर का मतलब होता है वॉइस। ठीक, ये टर्म यूज हुआ था पहले बाइबल में, बाद में यही टर्म यूज होने लगा प्रॉपर्टी वगैरह जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती हैं। जैसे आपने सुना होगा प्रिंस हैरी और मेगन की शादी हुई है, तो उनमें भी एक ईयर वर्ड खूब पॉपुलराइज हुआ था, ईयर वर्ड। ठीक है नहीं, तो दैट इज दैट, इसी वर्ड से बना हुआ है इनहेरिटेंस। ठीक है नहीं, तो इनहेरिटेंस का एग्जैक्ट मतलब होता है कैरेक्टर्स का एज इट इज पास होना पेरेंट्स से प्रोजनी के अंदर, दैट इज द इनहेरिटेंस। और जितने डिग्री का डिफरेंस आता है दैट इज वेरिएशन। जो भी चेंजेस आएंगे दैट इज द वेरिएशन, और जो कैरेक्टर एज इट इज पास होते हैं दैट इज इनहेरिटेंस। ठीक है, अब देखो इनहेरिटेंस को क्या कहा जाता है, बेसिस ऑफ हेरिडिटी। बेसिस ऑफ हेरिडिटी इज इनहेरिटेंस। ठीक है, तो आज के बाद याद रखना इनहेरिटेंस और हेरिडिटी कुछ अलग अलग नहीं होता है, दैट इज इनहेरिटेंस इज द हेरिडिटी। ठीक है बच्चे, अब व्हाट इज द यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। बच्चे इनहेरिटेंस को कौन लेके जाएगा, एक प्रोनी से दूसरी प्रोनी में क्या लेके जाएगा, दैट द डीएनए क्रोमोसोम। क्रोमोसोम पास होता है वही इंफॉर्मेशन लेके जाएगा, और डीएनए के अंदर होता क्या है, जीन। तो जीन है जिसके पास सारी इंफॉर्मेशन है, वही इंफॉर्मेशन एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन पास होगी। इसीलिए यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन। या मैं दूसरे शब्दों में क्या कह दूं, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का जेनेटिक बेसिस कौन है, जीन। अब व्हाट इज द जीन, जीन क्या होता है। तो जीन तो ये तो सबको पता है, डीएनए के ऊपर पाया जाता है। तो एग्जैक्टली मैं टर्म यूज कर सकता हूं, इस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। एनसीईआरटी की लाइन है बेटा, और मुझे लगता है सबसे बेहतरीन जो डेफिनेशन है जीन की, दैट इज द इस सेगमेंट ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। ठीक है, तो याद रखना बेटा, जेनेटिक बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन एंड यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस इज द जीन। दोनों के लिए आंसर क्या हो जाएगा, जीन। पक्की बात है, तो बात समझ में व्हाट इज द इनहेरिटेंस। अब मैं बात करता हूं वेरिएशंस की। वेरिएशंस क्या होता है, जितने डिग्री का डिफरेंस आएगा। वेरिएशन जनरली दो टाइप के होते हैं, एक होते हैं सोमैटिक और दूसरे होते हैं जर्म लाइन। जर्म लाइन को कभी कभी हम जर्मिनल या जर्म लाइन कह देते हैं। ठीक है, सोमैटिक वेरिएशंस की बात करूं तो ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होंगे। अगर ये सोमैटिक सेल्स के अंदर होंगे तो ये नॉन इनहेरिटेबल होंगे। क्या होंगे, नॉन इनहेरिटेबल होंगे। अगर मैं जर्म लाइन वेरिएशंस की बात करता हूं तो जर्मिनल वेरिएशन या जर्म लाइन वेरिएशन, इनकी बात करो तो जर्मिनल सेल्स में होंगे। जो जर्मिनल सेल्स में होंगे वो क्या होंगे, हेरिटेबल। जर्मिनल सेल्स की बात करो दैट इज गैमेट। अगर गैमेट्स में कोई वेरिएशन हो जाएगा तो वो कहां पे पास होगा बेटा, जाइगोट के अंदर, और जाइगोट से कहां चला जाएगा, प्रोजनी के अंदर। तो ये तो होते हैं हेरिटेबल वेरिएशंस, और ये होते हैं नॉन हेरिटेबल वेरिएशंस। अगर मैं इनकी बात करूं सोमैटिक वेरिएशन, जैसे कैंसर, बहुत सारे कैंसर होते हैं जो क्या होते हैं सोमैटिक सेल्स के अंदर होते हैं, तो नॉन हेरिटेबल होते हैं। कभी कभी ये जर्मिनल भी होते हैं और ये क्या हो जाते हैं, हेरिटेबल हो जाते हैं। ठीक है बेटा, तो याद रखना ये वेरिएशन कम से कम दो पूछे जाते हैं तुमसे। वेरिएशंस के बारे में थोड़ा थोड़ा डीएनए फिंगरप्रिंटिंग में और इवोल्यूशन वाले चैप्टर में थोड़ा थोड़ा दे रखा है, मैं वहां जब पढ़ाऊंगा तो मैं फिर से रिकॉल करा दूंगा। ठीक है बेटा, और याद रखना जर्मिनल वेरिएशन को ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस भी कहा जाता है। जर्मिनल वेरिएशन को ब्लास्टोजेनिक वेरिएशंस भी कहा जाता है। ठीक है बेटा, बेटा तो मैं बात करूं वेरिएशन की, तो वेरिएशन के बारे में हमारे जो पूर्वज एंसेस्टर्स उनको बहुत बढ़िया से पता था।
उनको लगभग 8000 टू 1000 बिफोर बीसी ये चीज पता थी कि वेरिएशन का एक कॉज कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा हुआ है। उन्होंने ये कैसे पता किया होगा? उन्होंने ये देखा होगा कि जो प्रोजनी है वो अगर हम पेरेंट्स चेंज करते हैं तो प्रोजनी में चेंजेस आते हैं, ठीक है नहीं? खास करके जब एनिमल्स की बात करते हैं, जब अलग अलग ब्रीड्स के होते हैं तो उनके बच्चे भी अलग अलग तरीके के होते हैं, ठीक है नहीं? तो इनसे हमको पता चला कि कहीं ना कहीं वेरिएशन का एक कॉज जो बदलाव आ रहा है वो कहीं ना कहीं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में छुपा है। और ये उनको कब से कब तक पता था? 8000 टू 1000 बीसी। अब कुछ लोग कहते हैं कि सर ये उल्टा लिखा हुआ है, 1000 टू 8000 होना चाहिए। तो याद रहे क्राइस्ट के बिफोर की जितनी बातें होती है वो उल्टा लिखी जाती है। उसका कारण है, जब आप बात करते हैं किसी से, इससे 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए मैं कह रहा हूँ कोई पॉइंट ऑफ रेफरेंस है, किससे 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मान लीजिए 2010 से, ठीक, 2010 में कोई इवेंट हुआ है और उससे 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ। तो लिखा तो मैंने 8 से 10 साल, लेकिन अगर मैं सही तरीके से लिखूं 8 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी कि मैं 2002 की बात कर रहा हूँ। अगर 10 साल की बात कर रहा हूँ तो सन 2000 की बात कर रहा हूँ। तो 2010 से अगर 8 से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, यानी 2002 से 2000 की बात कर रहा हूँ। तो इस तरह से ये किसी रेफरेंस पॉइंट से उल्टा लिखा जाता है, इसीलिए 8000 टू 1000 बीसी लिखा जाता है। तब उन्होंने, जो हमारे एंसेस्टर्स थे, उसने इस वेरिएशन को, जो उन्होंने ढूंढा था कि वेरिएशन का कॉज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, उन्होंने इसका यूज किया, उन्होंने प्लांट्स में इसका यूज किया, एनिमल्स में इनका यूज किया और इसके शानदार रिजल्ट मिले। उन्होंने क्या बनाया? साहिवाल काऊ इन पंजाब प्रोड्यूस की। अब साहिवाल काऊ जो पंजाब प्रोड्यूस की, उन्हें कुछ नहीं किया, उन्हें सिर्फ दो काम किए। एक किया उन्होंने डोमेस्टिकेशन, डोमेस्टिकेशन का मतलब उनका बढ़िया से पालन पोषण किया, उनकी क्वालिटी और क्वांटिटी पे ध्यान दिया। दूसरा काम किया उन्होंने आर्टिफिशियल सिलेक्शन, एक होता है नेचुरल सिलेक्शन और एक होता है आर्टिफिशियल सिलेक्शन। एक तो नेचर सिलेक्ट करा, अगर ह्यूमन बीइंग सिलेक्ट करेंगे दैट इज आर्टिफिशियल सिलेक्शन। तो उन्होंने दूसरा काम क्या किया? आर्टिफिशियली सिलेक्ट किया। जो प्रोजनी अच्छी वो हटा, उसको उन्होंने लोग रखते गए, प्रिजर्व करते रहे, जो प्रोजनी अच्छी नहीं थी उसको हटाते गए। इस तरह से उन्होंने धीरे धीरे आर्टिफिशियल सिलेक्शन किया। तो दो तरीके से उन्होंने एक नई काऊ की ब्रीड तैयार करी, दैट इज साहिवाल काऊ इन पंजाब। ये वाइल्ड काऊ थी, वाइल्ड काऊ का क्रॉस करा के हमने बहुत ही बेहतरीन एक गाय की ब्रीड तैयार की थी। इनको कोई भी साइंटिफिक आइडिया नहीं था, इन्हें ये पता था कि वेरिएशन तो आएंगे और आएंगे किससे? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन से। और इसी से हमने ये काऊ की ब्रीड नई तैयार की। अब बात करते हैं हम लोग किसकी? मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की। तो इनहेरिटेंस में ज्यादातर जेनेटिक्स में शुरुआती काम सबसे ज्यादा मेंडल ने कहा है, ठीक है नहीं? मेंडल ने किया है। मेंडल का नाम आपने बहुत सुना होगा, क्लास 7th 8th से आई थिंक शुरू हो जाता है और आप 12th तक मेंडल का नाम सुनते हैं। मेंडल के बारे में बहुत सारी बातें हैं, मैं किसी भी वो फालतू की बकवास के बारे में नहीं सुनाना चाहता हूँ, अपन टॉपिक पे रहेंगे, ठीक है नहीं? मेंडल के बारे में सुना होगा कि वो चर्च में एक पादरी थे, फिजिक्स के टीचर थे, ठीक है नहीं? फिजिक्स का उन्हें बहुत बेहतरीन ज्ञान था, तो हमेशा वो बायोलॉजिकल अप्रोच भी फिजिक्स के हिसाब से करते थे। उन्होंने स्टैटिक्स का गजब यूज किया है, आज मैं पढ़ाऊंगा, उन्होंने बायोलॉजिकल एक्सप्रेशन यूज किया है, ठीक है नहीं? तो बहुत सारी चीजें उन्होंने मैथ की अप्रोच से की है। मुझे लगता है इसी वजह से वो जेनेटिक्स में इतना बेहतरीन से काम भी कर सके। तो बात करते हैं मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस की, ठीक है नहीं? तो मेंडल ने कंडक्ट किए थे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, एनसीईआरटी के शब्द जो है बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है नहीं? तो ये वर्ड यूज याद रखना, हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट, ठीक है नहीं? तो मेंडल ने जो कंडक्ट किए थे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, और किसके ऊपर किए थे? गार्डन पी, ठीक है नहीं? खूब गलत करते हो, स्वीट पी लगाते हो, स्वीट पी नहीं है, दैट इज द गार्डन पी, ठीक है नहीं? और इसका साइंटिफिक नाम क्या है? पाइसम सटाइवम, ठीक है नहीं? तो पाइसम सटाइवम के ऊपर काम किया था किसने? मेंडल ने। और कौन से एक्सपेरिमेंट किए थे? हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट। आगे बताया जाएगा हाइब्रिडेशन क्या होता है। कब से कब तक इन्होंने काम किया था? 1856 से लेकर 1863 तक, 1856 से लेकर 1863 तक काम किया था। ये पादरी थे तो इनके पास काफी जगह थी, तो ये इनका जो एक्सपेरिमेंट का था वो किसी लैब में नहीं था, बल्कि खेत टाइप से होते थे, वहीं पे सारे काम करते थे। क्योंकि लैब में काम, खेतों में काम करते थे, तो इनके पास सैंपल साइज बहुत ज्यादा था, ठीक है ना? इनके पास सैंपल की कोई कमी नहीं। और इनके जितने भी उन्होंने लॉ दिए हुए हैं, जितनी भी उन्होंने बातें कही हैं, कोई अनसस्टेनेबल ऐसे हवा में उड़ता हुआ बातें नहीं है, एक बेहतरीन स्टडीज है। और जो एक मेंडल्स के लॉ है वो एकदम परफेक्ट है, ठीक है नहीं?
तो याद रखा जाए कि इनकी बातें कोई अनसस्टेनेबल हाइपोथेसिस या आइडिया नहीं है। ठीक है, उन्होंने एक्सपेरिमेंट कब से कब किए थे, 1856 से लेकर 1863 तक। ठीक है नहीं, उन्होंने यूज क्या किया था, आर्टिफिशियल पॉलिनेशन किया था, आर्टिफिशियल क्रॉस पॉलिनेशन किया था। ठीक है नहीं, और देखो आर्टिफिशियल या क्रॉस पॉलिनेशन किया कैसे था, इन्होंने ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस के बीच में ये पॉलिनेशन किया था। अब ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस क्या होती है, तो ट्रू ब्रीडिंग पी लाइंस वो होती है जो अंडरगोन, जो कहां चली जाए, लगातार सेल्फ पॉलिनेशन करे। ठीक है नहीं, अंडरगोन सेल्फ पॉलिनेशन। अरे यहां बात कर रहा हूं क्रॉस पॉलिनेशन की, यहां बात कर रहा हूं सेल्फ पॉलिनेशन की। ध्यान रखना बेटा, सेल्फ पॉलिनेशन कर करके मैंने पेरेंट्स तैयार किए, अब पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होगा दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन। जो पेरेंट्स प्रिपेयर हुए हैं दैट इज बाय सेल्फ पॉलिनेशन। अब पेरेंट्स के बीच में जो क्रॉस होगा दैट इज द क्रॉस पॉलिनेशन या आर्टिफिशियल पॉलिनेशन। और ये सेल्फ पॉलिनेशन होने के बाद जो ट्रेड्स आएंगे दैट इज यूजिंग द स्टेबल ट्रेड्स इनहेरिटेंस, ठीक, एंड एक्सप्रेशन फॉर सेवरल जनरेशन। ये लैंग्वेज है इसलिए मैंने लिखी है बेटा, इंपॉर्टेंट है, अच्छे से रीडिंग मारना और पढ़ लेना। ठीक है बेटा, आगे मैं बात करूंगा व्हाट इज द ट्रेड। ठीक है नहीं, एंड व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन ट्रेड्स एंड कैरेक्टर्स। ठीक है, ये बेटा सारी बातें इंपॉर्टेंट है, ध्यान से देख लेना। इसके बाद आगे देखना, मेंडल ने 14 पी प्लांट की जो वैरायटी थी, ठीक है नहीं, या मैं कह दूं ट्रेड्स की ली थी, या कह दूं 7 कैरेक्टर लिए थे या 7 ट्रेड्स का यूज किया था। उन्हीं के बेसिस पे उन्होंने मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए थे। ठीक है, अब मैं बात करता हूं कौन से 7 कैरेक्टर थे जो मेंडल ने लिए थे, जिन पे मेंडल ने काम किया था। अब मैं बात करता हूं मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चन आते हैं, ध्यान से देख लेना। ठीक है नहीं, तो मेंडल ने जो 7 कैरेक्टर्स लिए थे वो ये थे। ठीक है नहीं, कैरेक्टर्स होता क्या, पहले ये देखो। तो कैरेक्टर क्या है, जीन अपने आप को जिस फॉर्म में एक्सप्रेस करते हैं दैट इज द कैरेक्टर। तो मैंने लिख दिया जीन एक्सप्रेशन। तो जीन जिस फॉर्म में अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं दैट इज द जीन एक्सप्रेशन, और जीन एक्सप्रेशन जिस फॉर्म में होता है दैट इज द कैरेक्टर। ठीक है नहीं, तो मेंडल ने लगभग 7 कैरेक्टर लिए थे। पहला कौन सा था, स्टेम हाइट। ठीक है नहीं, अब स्टेम हाइट जो कैरेक्टर था इसमें जो इसकी डोमिनेंट ट्रेट होती दैट इज टॉल, और जिसकी रिसेसिव ट्रेट होती दैट इज द ड्वार्फ। अब ये ट्रेट्स क्या होता है, ट्रेट्स कैन डिफरेंट फॉर्म ऑफ कैरेक्टर, कैरेक्टर की जो अलग अलग फॉर्म है दैट इज द ट्रेट। जैसे कि टॉल कैरेक्टर की, ओ हाइट कैरेक्टर की 2 ट्रेट्स हैं, टॉल एंड ड्वार्फ। तो जिस कैरेक्टर के जितने ट्रेट्स होंगे दैट इज द ट्रेट्स, जो भी अलग अलग फॉर्म होंगे। बोलो बेटा, ठीक है नहीं, तो स्टेम हाइट में जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट इज टॉल, एंड जो रिसेसिव ट्रेट है दैट इज द ड्वार्फ। अब मैं बात करता हूं फ्लावर के कलर की। तो फ्लावर कलर में जो डोमिनेंट ट्रेट है दैट इज द वायलेट, एंड रिसेसिव ट्रेट व्हाइट। अगर बात करता हूं फ्लावर के पोजीशन की, थर्ड कैरेक्टर लिया था फ्लावर के पोजीशन की, इसमें डोमिनेंट ट्रेट है एक्सियल, और जो रिसेसिव ट्रेट है दैट इज द टर्मिनल। ठीक है नहीं, आप फोटो में भी देख सकते हैं। ठीक है नहीं, अब बात करता हूं चौथे की। तो चौथा उन्होंने लिया था पॉड का शेप। पॉड की शेप में कॉन्ट्रास्टिंग, ठीक है नहीं, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेट में जो डोमिनेंट ट्रेट थी दैट इज इन्फ्लेटेड या फुल। आपने देखा भी होगा पॉड, जो मटर का पौधा होता है उसमें जो पॉड होती है उसमें या तो फुली रहती है या कहती है कॉन्स्ट्रिक्टेड। कॉन्स्ट्रिक्टेड रिसेसिव फॉर्म में होती है, जबकि डोमिनेंट फुल या इन्फ्लेटेड फॉर्म में होती है। अगर मैं बात करूं पॉड का कलर, तो पॉड का कलर जनरली आपने देखा होगा ग्रीन होता है, तो ग्रीन डोमिनेंट होता है और रिसेसिव येलो होता है। अगर मैं बात करूं छठा सीड का शेप, तो जो सीड का शेप होता है डोमिनेंट राउंड होता है और रिसेसिव रिंकल्ड होता है। अगर मैं बात करूं सीड के कलर की, तो सीड का कलर जो डोमिनेट करता है दैट इज येलो, एंड जो रिसेसिव फॉर्म में रहता है दैट इज द ग्रीन। तो बेटा ये 7 कैरेक्टर हैं, सातों इंपॉर्टेंट, भूल मत जाना। जो तुम बहुत दबा के गलत करते हो तो वो याद रखना कौन कौन से तुम गलत करते हो। तो सबसे ज्यादा तुम जो गलत करते हो दैट इज दैट, ठीक है, कि पॉन्ड का कलर जो डोमिनेंट है दैट इज ग्रीन, और सीड का कलर जो डोमिनेंट है दैट इज द येलो। अगर तुम्हें पॉन्ड याद रहेगी कि ग्रीन जनरली तुम देखते हो तो ये कर लोगे, तो याद रखना पॉन्ड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है, सीड का कलर येलो डोमिनेंट होता है। और पूछा जाता है कलर बेस्ड कितने कैरेक्टर हैं, तो 3, पॉड का, सीड का, फ्लावर का। फ्लावर का कौन सा कलर है, वायलेट एंड व्हाइट। ये याद रहता है, तुम यही गलत करते हो। तो याद रखना बेटा सीड का कलर येलो डोमिनेंट होता है, जबकि पॉड का कलर ग्रीन डोमिनेंट होता है। ठीक है, तो ये 7 तो कैरेक्टर थे और इनके ट्रेट्स, इस पे हम लोग बहुत सारी प्रोसेस भी आगे कराएंगे। ठीक है, अब देखो
कभी कभी पहले पूछा जाता था, अब नहीं आता है कि किस क्रोमोसोम नंबर पे होते हैं। तो याद रखना ये फोर्थ क्रोमोसोम नंबर पे, ये फोर्थ पे, ये करेक्टर इनके ये क्रोमोसोम नंबर पे। याद रह जाए तो ठीक है, ना याद रहे तो कोई दिक्कत नहीं, ये बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं, पूछा नहीं जाता, मैंने ऐसे बता दिया, ठीक है नहीं। तो मेनली याद रखना करेक्टर 7 होते हैं, 7 करेक्टर के कितने ट्रेड्स होंगे, 14। तो आज के बाद तुमसे पूछा जाए मेंडल ने कितने करेक्टर लिए, 7, कितने ट्रेड्स लिए, 7 पेयर या 14 ट्रेड्स लिए। और ट्रेड्स कैसे थे, कॉन्ट्रास्टिंग ट्रेड्स लिए, एक दूसरे के अपोजिट थे, एक टाल था दूसरा ड्वार्फ था, एक वायलेट था दूसरा वाइट था। ये थी मेंडल की बातें। अब हम बात करते हैं इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, एक जीन का इनहेरिटेंस कैसे होता है। इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, इसमें क्या करेंगे हम लोग, एक कैरेक्टर, एक जीन का मतलब एक कैरेक्टर से लेना है, ठीक है नहीं। तो एक कैरेक्टर के इनहेरिटेंस की हम लोग स्टडी करेंगे। मेंडल ने बहुत सारे हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट किए थे, उन्हीं में से एक हाइब्रिडेशन एक्सपेरिमेंट हम यहाँ करेंगे। उन्होंने क्या किया था, एक कैरेक्टर, हाइट का कैरेक्टर लेके उन्होंने क्रॉस करना शुरू किया था। उन्होंने क्या किया था कि एक टॉल प्लांट ले लिया था और एक डॉर्क प्लांट ले लिया था और उसका क्रॉस किया। उसके बाद जो हाइब्रिड प्रोड्यूस हुआ F1 प्रोजेनी में, वो किसी एक पैरेंट जैसा था। इसके बाद उन्होंने क्या किया, जो F1 का हाइब्रिड बना था, उस F1 हाइब्रिड का क्रॉस फिर से F1 के किसी दूसरे प्लांट के साथ करा दिया, दैट इज द सेल्फिंग। और उसके बाद उन्होंने F2 प्लांट्स बने, उनको चेक किया, तो वो देख के शॉक थे कि F1 में जो एक पैरेंट नहीं दिखाई दे रहा था वो वापस F2 में दिखाई दे गया है। और बिल्कुल बिल्कुल वो जो दिखाई देता वो पेरेंटल टाइप जैसा था, दैट इज बिल्कुल भी उसने ब्लेंडिंग शो नहीं की थी, ठीक है नहीं। तो ये सारे ऑब्जर्वेशन किसने किए थे, मेंडल ने ये देखा कि F2 में जो प्लांट्स बने हैं उसमें टॉल भी है और ड्वार्फ भी, और जो टॉल बने हैं दैट इज द 3/4 ऑफ टोटल जितने भी बने थे उसमें 75% कौन थे, टॉल, लेकिन 25% कौन बने थे, ड्वार्फ। और उन्होंने एक चीज और ऑब्जर्व की कि जो बनने वाली प्रोजनी है F2 में, F1 के बाद जो F2 प्रोजनी बनी है उसमें टॉल और डॉर्फ जो बने उन्होंने बिल्कुल भी ब्लेंडिंग नहीं शो की, यानी उनकी मिक्सिंग नहीं हुई है। जो पैरेंट जितना टॉल था, जो पैरेंट जितना डॉर्फ था, उनके F2 प्रोजनी में उतने ही टॉल उतने ही डॉर्फ प्रोजनी प्रोड्यूस हुई, दैट इट डिड नॉट शो एनी ब्लेंडिंग। उन्होंने इससे कंक्लूजन निकाला, उन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, उन्होंने बोला कि कुछ है जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो रहा है, एकदम स्टेबली पास हो रहा है, और इस इंफॉर्मेशन को लेके जा रहा है कि किस प्लांट को टॉल होना और किसको ड्वार्फ होना है। तो उन्होंने कहा कि कुछ है जो पेरेंट से प्रोजेनी में पास हो रहा है, दैट इज द फैक्टर। उन्होंने पहली बार वर्ड यूज किया फैक्टर, जिसे हम आज जीन के नाम से जानते हैं। अब यही जीन एक कैरेक्टर के लिए होगा, लेकिन जीन की जो डिफरेंट फॉर्म होंगी इन्हीं को हम क्या कहते हैं, एलील्स, ठीक। तो डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील्स। तो एलील्स की आज के बाद डेफिनेशन याद रखना, डिफरेंट फॉर्म ऑफ सेम जीन इज कॉल्ड एलील। तो मैं कह दूं एक जीन के दो एलील, एक जीन के दो एलील, एकदम गलत। जितने एलील होंगे उतने ही जीन होंगे, एलील और जीन बात एक ही होगी, एक जीन के दो एलील की बात नहीं होती। जीन के डिफरेंट फॉर्म इज कॉल्ड एलील, तो जितने एलील होंगे उतने ही जीन होंगे, इस चीज का खास ध्यान रखना बेटा, ठीक है। तो आज का याद रखना, जो फैक्टर टर्म था उसने दिया था मेंडल ने, किसके लिए, जीन के लिए। बेटा एक चीज देखना, उन्होंने क्या किया था कि पेरेंट्स को टाल एंड ड्वार्फ ले लिया और उनका क्रॉस किया, तो F1 प्रोजेनी जो पहली फॉर्म प्रोजेनी बनी, हाइब्रिड प्रोजेनी बनी, दैट इज द टॉल। अब उस टॉल की सेल्फिंग करा दी सेम टॉल के साथ, तो सेल्फिंग कराने के बाद जो प्लांट्स बने दैट इज टॉल, टॉल एंड टॉल, यानी 3 कितने बने, टॉल, एंड 1 क्या बना, ड्वार्फ। यानी मैं कह दूं 3/4 क्या थे, टॉल, एंड 1/4 क्या बने, ड्वार्फ बने। बोलो बच्चे, एक चीज और याद रखना, जैसे मान लीजिए पी प्लांट जो है उसमें जब आप उनकी सेल्फिंग करा रहे हैं तो एक फ्लावर मान लो बाइसेक्सुअल है, ठीक है, उसके पास मेल भी और फीमेल भी है, तो हम क्या करते हैं उसका इमेस्कुलेशन कर देते हैं। इमेस्कुलेशन मतलब रिमूवल ऑफ एंथर, और एंथर क्या होता है, मेल सेक्सुअल पार्ट जो होता है उसको रिमूव कर दिया जाता है। अगर उसमें से मेल सेक्सुअल पार्ट को रिमूव कर दिया गया और उसके ऊपर पॉलन ग्रेन गिराई गई है बाहर से, दैट इज द
अब क्या होगा, उनका प्योर, जो प्योर क्रॉस होगा वो क्या क्रॉस क्या होगा, प्योर होगा। बात समझ में आ रही है? और उससे क्या प्रोड्यूस होंगे हमारे F1 प्रोजनी और उसके बाद F2 प्रोजनी। बात समझ रहे हो? ठीक है नहीं? ये सब किसने किया था? मेंडल ने। ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं बात करूं जीन की, तो मान लो हाइट है, हाइट एक कैरेक्टर है, ठीक है नहीं? तो हाइट कैरेक्टर के जो जीन है इसके दो एलील्स होंगे, ठीक है नहीं? एक जीन के दो एलील होंगे। एलील किसके लिए होंगे? उसकी ट्रेड्स के लिए। मान लो एक टॉल है और एक ड्वार्फ है, तो ये दो टाइप के ट्रेड्स हैं, ठीक है नहीं? तो एक कैरेक्टर के दो ट्रेड्स, या मैं कह दूं एक टाइप के जीन के दो कॉन्ट्रास्टिंग फॉर्म होंगी, यानी कि दो एलील होंगे। अगर मैं इनको अल्फाबेट के रिप्रेजेंट करूंगा तो टॉल के लिए, इस ट्रेड के लिए जो एलील दे दूंगा वो कैपिटल टी दे दूंगा, और इसके लिए क्या दे दूंगा? स्मॉल टी। अच्छा, ये मत कर देना कि इसके लिए टी कर दूं और इसके लिए डी। ये ऐसा ऐसा इसलिए नहीं हो सकता, क्यों? क्योंकि कंफ्यूजिंग लगेगा तुमको, क्योंकि ये दोनों एक दूसरे के एलील नजर नहीं आ रहे। लेकिन ये दोनों को ध्यान से देखोगे तो एक दूसरे के एलील नजर आ रहे हैं। ये भी टी है, ये टी, तो इसलिए मैंने एक कैपिटल टी ले लिया और एक स्मॉल टी ले लिया। बात समझ पा रहे हो? तो एक ये होगा, एक ये हो गया। अब सुनो, किसी भी बच्चे के पास जो उसकी ऑफस्प्रिंग होगी, अगर वो डिप्लॉयड ऑर्गेनिज्म है तो उसके पास एक मॉम से आएगा और एक डॉट से, ठीक है नहीं? प्रोजनी में एक मम्मा से आएगा और एक पापा से आएगा, तो उसकी प्रोजनी के पास दो एलील्स होंगे, हर कैरेक्टर के लिए दो एलील्स होंगे, तो इसके पास दो एलील्स होंगे, इनकी जो ऑफस्प्रिंग बनेंगे। तो एलील्स के कितने टोटल कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? तो एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है, एक कॉम्बिनेशन ये बन सकता है। इसके अलावा और कोई कॉम्बिनेशन पॉसिबल हो तो बता देना, मुझे नहीं लग रहा। तो याद रखना बेटा, ये तीन कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, कैपिटल टी कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी एंड स्मॉल टी स्मॉल टी, ठीक है? और ये जो तुम रिप्रेजेंट कर रहे हो ना कॉम्बिनेशन, दैट इज द जीनोटाइप। इसी को क्या कहा जाता है? जीनोटाइप, ठीक? और ये क्या है? जीनोटाइप। जो ये रिप्रेजेंट कर रहे हो ये तो जीनोटाइप है। और जो अब ये जो कैपिटल टी ये होता कैसा है? टॉल प्लांट। ये कैपिटल टी स्मॉल टी क्या होता है? टॉल। ये क्या होता है? ड्वार्फ। और जो ये रिप्रेजेंट कर पा रहे हो तुम, ये क्या है बेटा? ये है फिनोटाइप। जो तुम्हें दिखाई दे रहा है दैट इज द फिनोटाइप, जो उसका एक्चुअल है दैट इज द जीनोटाइप। तो तेरे को समझ में आया? जीन समझ में आया, एलील समझ में आया, कैरेक्टर समझ में आया, ट्रेड समझ में आया, तेरे को जीनोटाइप फिनोटाइप समझ में आया। तो ये सारे टर्म याद रखना बेटा, खूब यूज होते हैं जेनेटिक्स में, ठीक है? तो जीनोटाइप क्या है? एलील्स का कॉम्बिनेशन जो उसका एक्चुअल उसके अंदर है। फिनोटाइप क्या है? जो तुम्हें बाहरी मॉर्फोलॉजिकली दिखाई दे रहा है, दैट इज द फिनोटाइप। बात समझ आ रहा है? और एक कैरेक्टर के दो क्या होते हैं? ट्रेड्स, और वही क्या होते हैं? एक ही जीन के लिए कह दूं दो एलील्स होते हैं। बात समझ पा रहे हो नहीं बेटा? और देखो, कैपिटल टी क्या है? होमोजाइगस है। कैपिटल टी स्मॉल टी क्या है? हेटेरोजाइगस। स्मॉल टी क्या है? होमोजाइगस। तो ये दोनों तो क्या है? होमोजाइगस, और ये क्या है? हेटेरोजाइगस। अच्छा, हेटेरोजाइगस कंडीशन में, कैपिटल टी स्मॉल टी की कंडीशन में कैपिटल टी इसके ऊपर डोमिनेट करेगा, कैपिटल टी डोमिनेट होगा और ये रिसेसिव होगा। इसी वजह से ये टॉल हो पा रहा है, ये डोमिनेट कर रहा है और ये रिसेसिव हो जा रहा है। तो दैट इज द कैपिटल टी एंड स्मॉल टी। तो इसलिए ये दोनों क्या है? हाइब्रिड कंडीशन, दैट इज द हाइब्रिड। क्योंकि ये हाइब्रिड एक जीन के लिए, एक कैरेक्टर के लिए, तो ये क्या हो गया? मोनोहाइब्रिड, ठीक है नहीं? और हम क्या पढ़ रहे हैं? इनहेरिटेंस ऑफ वन जीन, दैट इज एक जीन के कैरेक्टर के लिए इनहेरिटेंस पढ़ रहे हैं, तो दैट इज द मोनोहाइब्रिड क्रॉस, ठीक है नहीं? क्योंकि एक हाइब्रिड एक कैरेक्टर के लिए हाइब्रिड बना, दैट इज द मोनोहाइब्रिड, और क्रॉस क्या रहता है? मोनोहाइब्रिड क्रॉस। अब हम लोग आगे बात करते हैं कुछ। अब समझो, मान लो मैंने एक टाल प्लांट ले लिया, ठीक है नहीं? अगर ये टाल प्लांट है, होमोजाइगस टॉल, ठीक है नहीं? प्योर होमोजाइगस टॉल प्लांट, तो कैपिटल टी होगा। और एक मान लो ड्वार्फ प्लांट ले लिया, तो ड्वार्फ तो कंफर्म है स्मॉल टी होगा। अब इन दोनों का मैंने क्रॉस करा दिया। क्रॉस कराने का मतलब क्या हुआ कि इन दोनों का, एक मान लो पॉलन है और एक क्या है? एग। इन दोनों का क्रॉस किया और क्या बने? जाइगोट बने। अगर जाइगोट बने हैं तो इस ये डिप्लॉयड कंडीशन है, तो इसके गैमेट डिप्लॉयड होंगे, तो हो सकता है कि एक कैपिटल टी ये आया, हो सकता है कैपिटल टी ये आया। तो इनमें से
दो कंडीशन है, तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, और इसके गैमेट क्या बनेंगे, स्मॉल टी, ठीक है नहीं। तो इसके गैमेट क्या बनेंगे, कैपिटल टी, और इसके गैमेट स्मॉल टी, ये पॉसिबल गैमेट्स हैं। तो मैंने इनके पॉसिबल गैमेट्स बना दिए हैं, ठीक है नहीं, इधर कैपिटल टी, इधर स्मॉल टी, और इनके जो प्रोजनी प्रोड्यूस होंगी मैंने उनका कॉम्बिनेशन चेक किया। तो एक क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, ये क्या बना, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये कैपिटल टी स्मॉल टी। सारे प्लांट हाइब्रिड बने F1 में, और क्या बने, कैपिटल टी स्मॉल टी, और ये सब क्या होते हैं, टॉल, सारे के सारे क्या बने, टॉल। अब मैंने इन्हीं टॉल प्लांट की क्या की, सेल्फिंग करा दी, इन दोनों टाइप के टॉल प्लांट की जो है मैंने सेल्फिंग करा दी। सेल्फिंग कराने के बाद मैंने क्या देखा, अब सेल्फिंग कराने के बाद कैपिटल टी, इसके जो गैमेट बनेंगे तो दो टाइप के बनेंगे, एक कैपिटल टी और एक स्मॉल टी। इसके भी दो गैमेट बनेंगे, कैपिटल टी और स्मॉल टी। तो कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, इनके जो गैमेट्स बने, अब गैमेट से पॉसिबल कॉम्बिनेशन देंगे, तो कैपिटल टी से कैपिटल टी, कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी, और स्मॉल टी। तो ये चार प्रोजनी मैंने इनके पॉसिबल कॉम्बिनेशन के फॉर्म में देख ली, बोलो बेटा, ठीक है। तो F1 प्रोजनी हो गई, ये F2 प्रोजनी हो गई। जो ये बना हुआ है बॉक्स, इसे कहते हैं पोनेट स्क्वायर, इसको दिया था रेजिनाल्ड सी पोनेट ने। उन्होंने कहा था कि जो भी पेरेंट्स हों उनके गैमेट्स एक साइड में, मेल के, फीमेल के गैमेट एक साइड में लिख लीजिएगा, और उनके पॉसिबल कॉम्बिनेशंस बना लीजिएगा, जितने भी कॉम्बिनेशन बनेंगे दैट इज द प्रोजनी, ठीक है नहीं। अब F2 के बाद जब मैंने इनको देखा तो ये मेरे को कैसा दिखाई दिया, टॉल, ये कैसे दिखाई देगा, टॉल, ये कैसा दिखाई देगा, टॉल, ये कैसा दिखाई देगा, ड्वार्फ। तो फिनोटाइपिक रेशियो क्या निकल के आया, टॉल रेशियो ड्वार्फ, दैट इज 3:1। अगर मैं जीनोटाइपिक रेशियो की बात करूं, दैट इज कैपिटल टी स्मॉल टी, दैट इज 1:2:1। बात समझ में आ रही तेरे को। तो दैट इज द फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, और जीनोटाइपिक रेशियो दैट इज 1:2:1। जीनोटाइपिक रेशियो क्या है, जो उसका कॉम्बिनेशन है, उनका जो गैमेट्स के अंदर जी एलिमेंट्स का जो कॉम्बिनेशन है, दैट इज द जीनोटाइपिक रेशियो। और फिनोटाइपिक रेशियो को जो अपीयरेंस आ रहा है, तो टॉल बन रहे हैं 3 और डॉर्फ बन रहे हैं 1। बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, बहुत क्वेश्चन आता है कि मोनोहाइब्रिड का फिनोटाइपिक रेशियो बताओ, मोनोहाइब्रिड का जीनोटाइपिक रेशियो बताओ, तो बहुत पूछा जाता है। इंपॉर्टेंट फिनोटाइपिक रेशियो 3:1, जीनोटाइपिक रेशियो 1:2:1, ठीक है नहीं। अब जो ये गैमेट्स इनके बने कैसे होंगे, मियोसिस से बने होंगे, सेग्रीगेशन हुआ होगा, एनाफेज के दौरान अलग अलग हुए होंगे, और ये गैमेट प्रोड्यूस होंगे। ये मियोसिस में बताऊंगा तुम लोगों को, और फिर मैं ये चीजें रिकॉल कराऊंगा कि गैमेट्स के दौरान किस तरह से इनका सेग्रीगेशन होता है, ठीक है बेटा। ये सारी बातें हो गई मोनोहाइब्रिड क्रॉस के बारे में। बेटा याद रखना, ये जो बना हुआ है ये क्या है, पोनेट स्क्वायर। पोनेट स्क्वायर को दिया था रेजिनाल्ड सी पोनेट ने, इन्हीं के नाम पे इसका नाम रख दिया पोनेट स्क्वायर। सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है, ये यूज होता है कैलकुलेट करने के लिए ऑल पॉसिबल जीनोटाइप, ठीक है जी। जितने भी जीनोटाइप है उनकी जितने भी पॉसिबिलिटी कॉम्बिनेशन है उनको कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है पोनेट स्क्वायर को। आगे मैं बताऊंगा बाइनोमियल एक्सप्रेशन, वो भी जीनोटाइप को ही कैलकुलेट करने के लिए यूज किया जाता है।